खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल दिया है और ये बड़े संकेत दे दिए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन की जो हवा है वो चलनी शुरू हो गई है। यहां एक तरफ जयंत चौधरी और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बनाया कि जिसकी बदौलत खतौली में खेला कर दिया और वहां से मदन भैया चुनाव जीत गए। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने एक बात कही थी कि ये गठबंधन कितने भी हथकंडे अपना लें ये गठबंधन जीतेगा। तो ये जो भरोसे वाली बात थी कि गठबंधन जीतेगा, जीत गया, आपने तो खेला कर दिया। मैंने तो आपसे वही कहा जो खतौली की जनता कह रही थी। और जिस दिन ये गठबंधन और 26 नवंबर की जो रैली हुई थी उस दिन ये तय हो गया था कि ये गठबंधन ताकतवर गठबंधन है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो इस गठबंधन की जीत पे मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा खतौली वासियों को। खतौली में आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्हीं की मेहनत से और वो जो संदेश था गठबंधन का जो आम लोगों तक पहुंचा, फिर उन लोगों ने हम पे विश्वास करके वोट दिया जिससे कि हम यहाँ जीत पाए। तो उन सबको धन्यवाद और श्रद्धांजलि उन किसानों को जिन्होंने शहादत दी जब ये 13 महीने तक आंदोलन चला, क्योंकि खतौली किसानों की धरती है, कमेरों की धरती है। तो उस धरती पे, उसी धरती से जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अगर बीजेपी को फायदा वो उसी धरती से हुआ था। वहाँ जो माहौल बनाया गया उस माहौल की वजह से जो नुकसान हुआ उसी से भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हुई और इसी धरती पे हमने दोबारा से पूरी जिम्मेदारी से, समझदारी से, समय और परिस्थितियों का ख्याल रखते हुए एक नया गठबंधन, ऐसा गठबंधन जो बीजेपी को हरा सकता, तैयार किया और परिणाम आपके सामने है। अच्छा जी, जाट की बात हो, मुस्लिम, गुर्जर और उसमें एससी समाज को जोड़ के जो गठबंधन बना, आपको लग रहा है कि 2024 में ये कुछ और बड़ा कर सकता है? देखिए, ये गठबंधन पश्चिम में बड़ा निर्णायक है। पश्चिम की 19 सीटों को ये गठबंधन प्रभावित कर सकता है और इतना प्रभावित कर सकता है कि बीजेपी के, जैसे मैंने यहाँ खतौली में सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे इस गठबंधन को के सामने। अगर ये पश्चिम में गठबंधन, और गठबंधन क्योंकि ये दिलों का गठबंधन था, ये अवसर का गठबंधन नहीं था, ये कोई वोट का गठबंधन नहीं था, ये दिलों का गठबंधन था। लोगों में गुस्सा है और लोगों में उत्साह है अगर कोई अच्छा गठबंधन, जो बीजेपी की जो बुरी नीतियां हैं, जिन नीतियों की वजह से प्रदेश में नौजवान, किसान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, तमाम वर्ग परेशान है, अगर उनको रोकने के लिए अगर कोई गठबंधन बने। गठबंधन इसलिए जरूरी है और गठबंधन में भी वो गठबंधन जो बीजेपी को हरा सकता। गठबंधन तो पहले बने लेकिन वो हरा नहीं पाए, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी की जीती हुई सीट थी और पूरे मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सारे नेता वहाँ काम करते रहे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उनकी जीती हुई सीट हमने छीन ली है उनसे। यानी कि ये गठबंधन जो अब बना है ये इतना ताकतवर है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जो रास्ते केंद्र के वो रोक देगा, रास्ते रोक देगा। अच्छा, एक चीज और ये देखने में निकल कर आ रही है सामने, वही बात जो भी आपने कही कि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, तमाम और मंत्री हो, आसपास के विधायक हो, सांसद हो, सब लोगों को मतलब एक कि बस किसी तरीके से घेर लीजिए। तो जो बीजेपी का विजय रथ आपने रोका, तो ऐसी क्या क्या चीजें रही जो आपको लग रहा है कि इस वजह से कामयाबी हाथ लगी? मतलब विजय रथ रोकना तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, मैं समझता हूँ जनता ही विजय रथ चलाती है और जनता ही रोकती है। जनता में उनके कार्यों के प्रति विरोध है, उनकी नीतियों के प्रति, उनकी भाषाओं के प्रति, उनके जो कार्य हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते विपक्ष को। वो किसान को जब वो अपनी बात कहेगा तो आरोप लगाएंगे, देश विरोधी होने के लाठियों से पीटने काम करें, मुकदमे लगाएंगे। नौजवान अगर हक के लिए जाएंगे तो उनको पीटने काम करेंगे, जेल भेज देंगे। जबरन गरीब बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उन स्कूलों की फीस बढ़ा देंगे, यूनिवर्सिटी के इलाहाबाद में जैसा हुआ। महिलाएं आशा आंगनबाड़ी अगर अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगी तो उनको जो है पीटने काम करेंगे। कोई भी अगर व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश में अपने अधिकारों के प्रति जाता है तो वो उनको अन्याय का सामना ही करना पड़ता। सरकार सबकी होती है, वो जाते हैं, सरकार मदद करेगी, लेकिन सरकार उल्टा जो है उन वर्गों को, उन लोगों को परेशान करने का काम करती है। तो लोगों में गुस्सा है। कोई भर्ती एक ऐसी नहीं है सुनुज जी जो बिना घोटालों के हुई हो। पेपर लीक हो जाते हैं, लोग ठगे जा रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं और व्यापारी ठगा गया है। बड़े बड़े वादे करने वाले। क्राइम का आप हाल देख लिया, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश की का बुरा हाल है, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री पीठ थपथपाते हैं, गृह मंत्री आके उनकी पीठ थपथपाते हैं। सच ये है
कि आम जनमानस उत्तर प्रदेश में इस सरकार के से जो है डरा हुआ है। आजकल थानों में लोग उनके साथ अन्याय अत्याचार होने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई कि थानों से न्याय मिलेगा। जब उनकी पुलिस ही जो है तानाशाह हो जाए। हमने रामपुर नहीं देखा, रामपुर में कितना अन्याय हुआ और कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस बात के बाद जनता में ये विरोध और विद्रोह था कि हम इनको सबक सिखाएंगे, और फिर एक अच्छा गठजोड़ बना। तमाम उन लोगों ने जो चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए, उनको सहसम्मान गठजोड़ में हिस्सेदारी मिली, और फिर उनको हम लोग अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए कि अगर आप इस गठबंधन को मजबूत करते हैं तो भविष्य में ये गठबंधन एक अच्छा परिणाम दे सकता है, और उसका फायदा हुआ। अच्छा, एक चीज रहती है कि जैसे मान लीजिए किसी चुनाव में अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती है तो सीधा ये कह दिया जाता है, जो राजनीतिक पंडित है वो इस तरह की बातें करते हैं कि जो एससी वोटर है वो सीधा बीजेपी की तरफ चला जाएगा। लेकिन वहां तो ये चर्चा है कि एक वोट भी नहीं गया। तो मतलब क्या इतना मजबूत और आपकी इतनी एक कह सकते हैं कि एक पैंठ इतनी मजबूत बन गई है कि उस मिथक को भी तोड़ दिया और सारी वोट इधर डाइवर्ट करा दी? आप तो ये जानते हैं कि दलित समाज का जो वोट है, मुझे गर्व है कि उन्होंने मेरे सम्मान का ख्याल रखा, मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। किसान कमेरों के साथ दलित समाज के लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ खतौली का, कि उन्होंने इस विश्वास को बना के रखा और उन्होंने इस सम्मान को बढ़ाया। अच्छा, बर्थडे का गिफ्ट तो मिल गया? हाँ, बर्थडे गिफ्ट तो उन्होंने मुझे दे दिया, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने कल ही मदन जी आए थे, मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस क्षेत्र में पड़ने वाला कोई गांव, चाहे आपको वहां से वोट मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर उनका कोई काम हो तो आपको उनके बीच रहना है। सरकार के लोग अगर अड़ंगा बिड़ाएंगे तो आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं उनकी मदद करनी है। और जो मैंने उनसे एक बार पहले कहा था कि भाई एक घर आपको खतौली बनाना पड़ेगा, पिछले लोगों पे आरोप लगे कि भाई वो यहाँ से जीत के नहीं आए, तो उन्होंने कल मुझसे वादा किया कि आपकी आशंका है, मैं इसको शंका में नहीं बदलने दूंगा, मैं वहाँ घर भी बनाऊंगा, लोगों के बीच में भी रहूंगा, मैं उनका दिल भी जीतूंगा। तो जैसा आपने कहा और जैसा रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि दलित समाज के जो गांव हैं, अगर 800 वोट पड़ी तो 750, 780, 790 तक जो है गठबंधन को पड़ी। तो बीजेपी ने जो ये भ्रम बनाया है, बीजेपी जो जालसाजी करती है, झूठ बोलती है, उनकी जालसाजी और झूठ भी बेनकाब हो गया कि अगर ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही तो उनका वोट उनको मिलेगा। एक और जो सबसे बड़ा मिथक जो है, कुछ सज्जन जो है बैठ के बना रहे हैं कि भाई अगर कोई और पार्टी लड़ती तो शायद स्थिति ऐसी नहीं होती। बीएसपी की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी का दल का नाम लेना, उसके किसी पे बात करना ठीक नहीं है, राजनीति में ये अच्छा भी नहीं है। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसी मुजफ्फरनगर ने सारी पार्टियां लड़ी थी, तब मुझे सबसे ज्यादा जिला पंचायत जिता के दिए थे। क्या तो बीजेपी के थे या उसके दूसरे नंबर पे 7 जिला पंचायत 8 हमारे थे। और ऐसे ही बिजनौर के लोगों ने किया। हुआ क्या है, जिस बात को लोग गंभीरता से नहीं लेते, राजनीतिक जो लोग विद्वान हैं वो समझते हैं। और मैंने तो सीखा है भाई, मेरे पास कोई सिखाने वाला तो है नहीं, मुझे से तो सब लोगों ने दूरी बनाई आरोप लगा के। मैं तो जो कुछ सीखा वो चप्पल खिंच के सीखा ही लोगों के बीच में जाके। तो मेरा ये मानना है कि जनता ने 2022 में मुझे इसलिए कम वोट दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि कोई दूसरी पार्टी सरकार बना सकती है। उन्होंने मुझसे मुंह पे कहा कि 22 में हम उन्हें दे रहे हैं, 22 के बाद हम आपको निराश नहीं करेंगे। और मैं भी ये सोच रहा था, मुझे उम्मीद थी कुछ परसेंट इधर उधर हो सकता, लेकिन नहीं हुआ। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो 2022 में मुझसे कहा कि इस बार हम इनको दे रहे हैं, अगली बार आपको निराश नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने, जैसे वो हमेशा से ट्रेडिशन में रहते आए कि जिसके साथ जाते हैं पूरे जाते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, तो वो मेरे साथ आए और पूरे मन से आए। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि भविष्य में जो दलित वर्ग है वो अपनी राजनीतिक उम्मीदें और उनका जो विश्वास और उनको जो अपेक्षा है वो आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद से है। और अब हमारी जिम्मेदारी कि हम उन पर खरा उतरे हैं। तो जिम्मेदारी तो अब आपकी भी बढ़ गई है, आपके भरोसे को जीता। हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है। मैं इनको निराश नहीं करूँगा। आपको अगर जानकारी हो तो मैं कल मुजफ्फरनगर था, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर खुशी में शामिल होने के लिए नहीं गया। मेरे एक कार्यकर्ता के भाई का एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। और कार्यकर्ता बहुत बड़ा होता है, बहुत बारीकी से और बहुत गहराई तक कार्यकर्ता की। हाँ, बहुत बड़ा होता है। मैं कार्यकर्ता हूँ ना, बहुजन मूवमेंट का एक कार्यकर्ता रहा, काशीराम साहब का एक कार्यकर्ता रहा, तो कार्यकर्ता की वैल्यू समझता हूँ। तो मैं उसके घर गया, उसके दुख में शामिल होने के लिए 2 घंटे उसके घर रहा, फिर मैं यहाँ चला आया। जब मैं यहाँ चला तब मुझे पता लगा कि प्रत्याशी जो विधायक हो गए, अब तो प्रत्याशी नहीं, वो आ रहे हैं। तो फिर मैं वो यहीं घर पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो कार्यकर्ताओं का ये जो विश्वास है मेरे प्रति या इस हमारे संगठन के प्रति, बीमारी के प्रति, अगर कुछ भी हो जाए उनका नेता उनके बीच में रहेगा, ये बल देता है। ये बल देता है। अच्छा, रामपुर की बात हो और आपकी मैनपुरी की बात हो, वहाँ के नतीजे किस तरीके से लग? खतौली, रामपुर, मैनपुरी। देखिए, दलित समाज के लोग मैनपुरी में भी, क्योंकि जब हम रामपुर में मैं और अखिलेश जी और आजम साहब इकट्ठे थे
तो वहाँ का संदेश सब लोगों तक जा रहा था। हमने अपने कार्यकर्ताओं से मैनपुरी में भी उनको भी कहा, वहाँ अखिलेश जी से मेरी बात हुई कि भाई मैनपुरी में भी आप लोग बात कीजिए, क्योंकि वहाँ भी हम पे अवसर था, खाली सीट थी और नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि का माहौल है। हम सब लोग नेताजी का सम्मान करते हैं। माननीय काशीराम साहब वो अच्छे साथी रहे और फिर राजनीतिक रूप से भी उन्होंने वो भी संघर्ष से निकल के आए हैं, तो इसलिए हमने वहाँ के संगठन से भी कहा कि वो भी मेहनत करें। बस ये ध्यान रखते हुए कि वहाँ जो सरकार ने, मैनपुरी में मैं पहले बात करूँगा, जिस तरह से सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार के लोगों को घेरने का काम किया और जिस तरह से पुलिस ने नेताओं के, समाजवादी के नेताओं के घरों में घुस के कूद के उनको डराने का काम किया, तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊंगा तो आप अपना सुरक्षा तंत्र बना के और साइलेंट मोड पे काम करना, क्योंकि अगर आप सामने आओगे तो ये झूठे मुकदमे लगा के और आपको घेरने का काम करेंगे। इससे आपको सावधान रहना है। और राजनीति में संदेश ही होते हैं लगातार। मैं दो बार मैं और अखिलेश जी अभी मिले, जब एक बार जब घर पे हम लोग गए और एक बार जब हॉस्पिटल, तो समाज में इस बात का वो है कि आपस में बातचीत चल रही है, सहयोग की भावना होती है। तो उन्होंने मैनपुरी में मदद की। रामपुर में हमारी वोट की संख्या कम है। आप अगर चेक करोगे तो पिछली बार जो पार्टी बीएसपी वहाँ लड़ी उसको 4900 वोट मिले मात्र 2022 में। वहाँ शेड्यूल कास्ट के जो ये शहर सीटें, इसमें वोटों की संख्या कम है। वहाँ असली फैसला मुस्लिम समाज के लोगों को लेना था, जिनकी संख्या 60% है। लेकिन बीजेपी के राज में जो गुंडा तंत्र हुआ, वहाँ सीधा चुनाव जो है खतौली हो या मैनपुरी या रामपुर, बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ा। बीजेपी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री एक तरफ थे। उनके प्लस में हम देखेंगे हमें पुलिस खड़ी दिखाई देती है, चुनाव आयोग खड़ा दिखाई देता है और प्रशासन खड़ा दिखाई देता है। यानी कि ये सीधा चुनाव सरकार की पूरी शक्ति और जनता के बीच था। तो वहाँ उन्होंने वोट नहीं गिरने दिया। अगर वोट डाले होते तो मैं कहता हूँ कि परिणाम वहाँ भी खतौली जैसे होते, हो सकता है मैनपुरी जैसे होते। तो पिछला जो चुनाव 55,000 से जीते थे। हमें आप वहाँ भी अगर आप चेक करेंगे, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि लोगों को सीख लेनी चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वहाँ भी जो जिन बूथों पे मैं वोट मांगने का, वहाँ भी शेड्यूल कास्ट का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को मिला। लेकिन क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों पे पहरे, लाठियाँ, डंडे, आप वीडियो आपने देखी, बंदूक लेके जो है दरोगा और पुलिस के लोग वो क्या नाम, रिवॉल्वर निकाल के लोगों के पीछे भाग रहे हैं और कितनी महिलाओं को पीटा गया। मैंने ये उस दिन भी कहा मंच के माध्यम से कि इन बच्चियों को जिनको आप पीट रहे हो या इनको लाठियाँ चला, इनसे अच्छा तो हम पे लाठियाँ चलाओ। राजनीतिक दुश्मन हम हैं, हमसे लड़ो। आम जनता से क्यों लड़ रहे हो, जनता क्यों सता रहे हो? लेकिन वहाँ पुलिस और प्रशासन ने जो पहरा लगा के वोटों को रोकने का काम करा, ये तो लोकतंत्र की सरासर हत्या है, संविधान की हत्या है। इसलिए वहाँ हमने ये प्रयास किया था और हमने कहा भी, चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया कि भाई यहाँ का चुनाव दोबारा होना चाहिए। और मुझे तो कुछ अधिकारियों ने ये बताया दबी आवाज में कि ऊपर से आदेश है कि वहाँ तो प्रमाण पत्र जो है, चाहे कुछ भी हो, वो बीजेपी प्रत्याशी को देना है। तो ऐसे हालात में बीजेपी है, जो बीजेपी बड़े बड़े वादे करते, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव में जनता का सामना करने का दम क्यों नहीं दिखा पा रही है? और अभी तो शुरू हुआ है। अभी आप देखना कितने तरह के दबाव, कितने तरह के प्रयास। मेरे ऊपर तो नहीं चल सकता है, कुछ नहीं चलेगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरे ऊपर नहीं चलेगा। सरकार झूठे मुकदमे जितने कर ले, जेल चढ़ा दे, कहीं कर ले, देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोगों की उम्मीद बचाने की लड़ाई है, देश का भाईचारा बचाने की लड़ाई है। इसमें तो हम लोग सफल होंगे किसी भी कीमत पे। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे। निरंतर हमारा गठबंधन लोगों के बीच में जाएगा, सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, लोगों से बातचीत होगी और इस गठबंधन को मजबूती से और तैयार करके हम लोग बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम करेंगे 2024 में। अच्छा, एक गठबंधन ने अपनी दिखा तो दिया कि भाई किस तरह की सियासत अब गठबंधन बदल सकता है। प्रसपा का उसमें विलय हो गया है और लग रहा है कि सब लोग साथ आ गए। ये अच्छी बात है और ये अच्छी इसलिए भी बात है कि जब परिवार एकजुट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उनके अनुभव का फायदा उत्तर प्रदेश को और हम सब लोगों को मिलेगा। शिवपाल जी बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, हमने उनको काम करते देखा, तो ये अच्छी बात है, परिवार एकजुट हुआ। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हो सकता है हमारे यहाँ परिवार इसलिए एकजुट ना हो रहा हो कि इसकी कीमत चुकानी पड़े। मुझे तो कुछ चुकाना नहीं है। आप देखिए कि सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है, सुरक्षा घट जाती है और उसके बाद जो है बंगला खानी करने की तरफ भी काम होता है। तो ये इस बात को स्पष्ट करता है कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। लेकिन लोगों ने अब तय कर लिया है कि डरना नहीं। हमने तो तय कर रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। उस संविधान को जिंदा रखने के लिए और जो
आदर्श उद्देश्य देखे गए थे संविधान को लेकर कि जब संविधान लागू होगा तो अंतिम व्यक्ति तक भी खुशहाली पहुंचेगी, उन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। अच्छा, एकजुटता की आपने बात करी कि भाई वो परिवार एकजुट हो गया, एकजुट तो आप लोग भी हो गए हैं, तो आपकी एकजुटता तो बहुत कुछ कह रही है। और इस खतौली उपचुनाव से तो पूरे पश्चिम की हवा बदल दी आपने। हवा नहीं है, जनता में ये जिम्मेदारी है जनता की कि वो लोकतंत्र की उम्मीदों को बना के रखें। और लोग कुछ भी कहें, देखो कुछ लोगों को इन सब चीज़ों से समस्या होंगी, वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, हमारा मनोबल तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन जब जनता मनोबल आ गया है, भाई जनता भी ये देखना चाहती थी ना कि कौन सा गठबंधन हरा सकता है। वो देख लिया। अब देखो इस बार उनको जीती हुई सीट ली है ना हमने, ये जनरल चुनाव नहीं था कि भाई जनरल असेंबली चुनाव हो कि भाई जनता को वोट करना, पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने। मुख्यमंत्री आते हैं, पोलराइजेशन के भाषण करते हैं, केंद्रीय मंत्री जी, यहाँ के जितने इधर के बीजेपी के स्टेट के मंत्री है, सब उनका पूरा जो है ब्रेन वहाँ लग जाता है, पूरे सोर्स वहाँ लग जाते हैं और सब जितना कुछ कर सकते हैं सब करते हैं। आपने देखा सीईओ जो थे वहाँ, चुनाव आयोग कह रहा है कि आधार कार्ड से वोट डाल सकते हैं और वो कह रहे हैं भागो, आधार कार्ड ले जाके भागो। और मैं फिर कह रहा हूँ, तो जनता ने देखा कि इन सब के सामने कौन लड़ सकता है, और जब उन्होंने विश्वास किया कि ये लोग लड़ सकते हैं। आप तो ये एक चीज और नोट करो कि ये तो उपचुनाव था, तब ये हाल है। अगर ये जनरल चुनाव होगा आने वाले कल में, तो जब जिसमें पोलिंग परसेंटेज जो है वो 60-70% हो, तो आप देखो जीत गठबंधन कितनी बड़ी बड़ी होंगी, कितनी बड़ी बड़ी हुई। हाँ। अच्छा, लेकिन वही बात आपने जो एक बात कही, हमेशा आपने एक बात कही, हम भाईचारे की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र हुआ, कमाल का जिक्र हुआ, कुछ जो एक थिंक टैंक था वो ये सोच रहा था कि ये फिर यहाँ पे आज चल जाएगा, गठबंधन कहीं नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो बात भी दूर हो। अच्छा आप ये बताइए, अगर दो सगे भाई में झगड़ा होता है तो शाम में सुलह हो जाती है। यहाँ ये देश जो है दीवारों से नहीं बना हुआ है, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, देश जो है लोगों से बना हुआ है, लोगों के दिल जोड़ने हैं। नफरत से एकमात्र पार्टी को फायदा होता है, वह भारतीय जनता पार्टी। और प्यार से अगर फायदा होता है, मोहब्बत से फायदा होता है, किसान कमेरों में एकता बनती है, नौजवानों में, गरीबों में एकता बनती है, तो वो सबके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए ये जो प्रयास किया गया था इसको जनता ने नकार दिया, क्योंकि देखो जनता उब चुकी है। वो कहते हैं जब जनता ये इस तरह की बातें करे तो हम जनता के बीच में थे, हमने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार पे क्यों नहीं बोले, मुख्यमंत्री जीएसटी पे क्यों नहीं बोले, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री ने वादे किए उस पर क्यों नहीं बोले, न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था पे क्यों नहीं बोले, मुख्यमंत्री गैस के दाम पे, पेट्रोल के दाम पे, डीजल के दाम पे, खाद्य पदार्थों के दाम पे क्यों नहीं बोले, मुख्यमंत्री बढ़ती बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोले, एजुकेशन के जो शिक्षा के जो है उनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं, फीस के दाम बढ़ाए उस पर क्यों नहीं बोले मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो पश्चिम में विकास किया, हम लोग हाई कोर्ट बैच की मांग कर रहे थे लंबे समय से मेरठ में, उस पर क्यों नहीं बोले मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का जब मुंह खुलता है तो वो बंटवारे पे क्यों खुलता है। आप तो संत हो, संत का चोला पहनते हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए कि संत का काम होता है समाज को जोड़ना और समाज में समानता और समरसता का संदेश देना, लेकिन आप तो बांटने का संदेश दे रहे हो, तो आप तो संतों का भी अपमान कर रहे हो। तो कोई भगवा वस्त्र पहन के संत नहीं होता, संत जो है वो अपने विचार से होता है। और मुख्यमंत्री जी ये सोचते हैं कि बांट के राजनीति में तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन देश में जो नफरत फैल जाएगी उसका सामना भी मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। इसलिए जनता अब समझ चुकी है कि चाहे अग्निवीर का मामला हो या जो जो संविदा पे भर्ती करके और जो सरकार का सिस्टम जिस तरह प्रधानमंत्री ने बेचने का काम किया है, उससे आने वाले कल में गरीबों के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब जनता इनकी झूठी बातों में, इनके दिखाव में नहीं आने वाली। मैंने उस दिन आपसे जो कहा था उनमें से एक बात झूठी हुई हो तो बता। नहीं, बिल्कुल सही हुई। तो वो सारी बातें मेरा अनुभव था, वो भी मैंने आपसे बताया कि एक शंका थी कि हो सकता है कुछ % वोट छटक जाए बीजेपी के दबाव में, जैसे मैंने शंका जाहिर की कि पैसे, शराब, सत्ता का दुरुपयोग होगा, वो भी नहीं छिटका पाया। उन्होंने जो मुझसे 22 में कहा कि अब हम इस बार इनको मौका देंगे, अगली बार आपको देंगे, और जब पहली बार 6 महीने बाद मुझे मौका मिला तो उन्होंने मुझे दोनों हाथ फैला के झोली भर के प्यार दिया और मुझे विश्वास दिया कि आप आगे बढ़ो चंद्रशेखर, आप हमारे विश्वास को ऐसे ही बना के रखो, आप हमारी लड़ाई को लड़ो और आप हमारे अधिकारों को सुरक्षित करो, आप आने वाले में काले कल में सरकारों में हमारे एजेंडों की बात को लेकर आओ, हम आपके साथ हैं। आपके साथ हैं। निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसके बाद क्या माना जाए? तो मुझे लगता है निकाय चुनाव भी मुश्किलें बढ़ाने का काम करेंगे आपको। कोई उनकी बपोती थोड़ा ही है कुछ भाई, वो तो मैं बीजेपी के बारे में आपको बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला हूँ। बीजेपी का जिला अध्यक्ष नहीं बनता था हमारे यहाँ, वो कहते थे कौन खर्चा करेगा, तुम्हारी सीटें तो आती नहीं है।
विधानसभा का टिकट नहीं लेता, इनके समर्पित कार्यकर्ता बेचारे कोशिश करते हैं लड़ने की कि पार्टी की इज्जत बन जाएगी, पार्टी पे प्रत्याशी है। ये जनता ने बनाया और जनता ही उखाड़ देगी। तो किसी की बपौती नहीं, ना मेरी ना उनकी। जो काम करेगा और अच्छे काम करेगा, अच्छा व्यवहार करे, जनता उसके साथ जाएगी, जो हितों की बात करेगा। तो निकाय चुनाव में भी हम और जयंत जी अभी बैठेंगे और पार्टी स्तर पे फैसले लेंगे। और क्योंकि निकाय चुनाव और तमाम तरह की चीज़ों से बड़ा है देश। आज जो देश में ज़रूरत है तानाशाही अहंकारी शक्तियों को जवाब देने की, और जो डॉक्टर अंबेडकर हमें सिखा के गए कि पॉलिटिकल जो पूरा एजेंडा है वो अधिकारों को के बेस्ड है, वो उसमें 51% सहमति होनी चाहिए आपकी। अगर 51% सहमति, देखिए दो बाप बेटे में भी सब बातों में सहमति नहीं होती, और परिवार के और लोगों में भी सब बातों में सहमति नहीं होती है। सबके आचार विचार अलग होते हैं, खान पीन अलग होता है, पसंद अलग होती है। तो 51% सहमति अगर आपकी बन रही है तो आप मिलकर राजनीति कर सकते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 के एक अपने स्पीच में लखनऊ में कहा, इसी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के। तो मैं तो समझता हूँ 51% मुद्दों पे सहमति बन रही है। जैसे हम किसानों के भले की बात करते हैं वो भी करते हैं, जैसे हम नौजवानों के लिए रोजगार की बात करते हैं वो भी करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए संरक्षण की और सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको रोजगार अवसर मिलने चाहिए, वो भी करते हैं। जैसे हम दलितों की समस्याएं हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको आगे बढ़ाने की, अवसर देने की, रोजगार में, लोन में, तमाम तरह की और चीज़ें, ज़मीनों में, इसके बारे में वो भी चिंतित हैं। तो उसके बाद जो जातिगत जनगणना, जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो है आज के समय में कि होनी चाहिए सब लोगों की, उस पर वो भी सहमत है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर मैं और जयंत जी बिल्कुल सहमत हैं। तो जब हम सहमत हैं तो हम मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो हम यहाँ से राजस्थान भी जाएंगे। अच्छा, राजस्थान भी, वहाँ की क्या? हान में 23 में चुनाव है और हम और जयंत जी मिलके वहाँ पर भी ये एकता, एक नया जो है, एक नया सूरज जो है राजस्थान में भी खिलाने का काम करेगी। मुझे ऐसा भरोसा है। चौधरी चरण सिंह जी का किया हुआ काम, बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम जी की जो जुगलबंदी, जिसने किसानों को, मजदूरों को अधिकार दिए, जमींदारा खत्म हुआ, लोगों पे जमीन आई, ये सब चीज़ें लोगों के जहन में है, दिल में है, और ये एकता बनेगी किसान कमेरों की। तो मुझे लगता है कि इससे जो नए समीकरण बनेंगे वो पूरे जो हैं पश्चिम की जो वो है राजनीति, उसको प्रभावित करेंगे, और यहाँ के साथ हरियाणा और राजस्थान की राजनीति को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे। मतलब ये माना जाए कि खतौली ने जब पूरे यूपी की सियासत बदली, तो उसी खतौली से अब आप लोगों ने गठबंधन के थ्रू एक ऐसी सियासत बदली है, असली लड़ाई तो ये माना जाए कि अब शुरू हुई है। खतौली ने 2013 में खतौली के साथ जो दुर्घटना हुई उसने पूरे भारत की सियासत बदली, और इस बार 2022 में जो खतौली में घटना हुई उसने भी पूरे भारत की सियासत में एक नई करवट ली। अब आप समझिए कि लड़ाई वास्तविकता में आप कहना शुरू हुई, इम्तिहान शुरू हुआ है, इम्तिहान देना है। और मैं तो सीख के आया हूँ, किसी ने उंगली नहीं पकड़ी कि आ जाओ, चप्पल घिस घिस के अपने कार्यकर्ताओं के जरिए संघर्ष कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और संघर्ष की वैल्यू समझता हूँ, और ये भी समझता हूँ कि वोट कितनी कीमती है, करोड़ों रुपए से कीमती है वोट। और जब आपको कोई विश्वास करके वोट देता है तो वो अपनी सारी ताकत आपको देता है, और वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी भी आपको देता है। अब उनके विश्वास को टूटने नहीं देना, ये जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद की और जयंत जी की है, और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मैं बहुत जल्द खतौली उन सभी गाँव में, और जिस गाँव में नहीं भी पहुँचा था उनमें भी जाऊँगा जिन्होंने वोट दिए। धन्यवाद नहीं करके उनको विश्वास दिलाने के, उनके हर एक काम के लिए मैं खड़ा हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया ना, उन्होंने हमें अवसर दिया है कि लीजिए आप करके दिखाइए, और उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को सबक सिखा दिया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी, हम जाएं, उनके दुख सुख को, उनकी लड़ाई के, उनके संघर्ष को, उनकी समस्याओं के लिए हम लोग संघर्ष करें, और ये विश्वास बना के रखें। जब भविष्य में चुनाव हो तो जैसे पेपर के लिए 365 दिन तैयारी करनी पड़ती है, पेपर वाले दिन रात को नहीं जागना पड़ता, तो इस तरह से हमें पेपर वाले रात को ना जागना पड़े। तो हम आगे की भविष्य की लड़ाई को अभी से मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, यानी निकाय चुनाव की बात हो, फिर राजस्थान की बात हो, फिर 2024 की बात हो, तो बस अब असली परीक्षा शुरू कर दी है। और मैं तो परीक्षा के रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। उम्मीद है हमारी मेहनत को प्रकृति जो है, कुदरत, परिणाम भी अच्छे देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सीधा कह रहे हैं कि परीक्षा की घड़ी तो अब असली शुरू हुई है, परीक्षा के रास्ते पर निकल चला हूं। और जिस तरीके से उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं कि अभी निकाय चुनाव है, उसके बाद राजस्थान का सफ़र तय करना है, और राजस्थान के बाद मिशन 2024 भी नज़दीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो एक नया गठबंधन यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बना, खतौली से उसने अपनी ऊंचाइयों को छुआ, तो कहीं ना कहीं बात बहुत दूर तलक गई है,
और पश्चिम की ये सियासी हवा पूरे देश में सुनाई भी दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, सहारनपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।